अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट शीट है जिसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं यूजिंग गॉस लॉ। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। लास्ट लेक्चर में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी, लेकिन उस वक्त हमने हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए फाइंड आउट किया था। आज हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है एक शीट है, सही है ना, सिंपल शीट है जो क्या है इंफिनिटी तक, इंफिनिटी का मतलब है कि एक लार्ज डिस्टेंस तक ये क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है। क्योंकि हम इस बोर्ड में इनफाइनाइट एक्सटेंट की शीट नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हमने एक इसका छोटा पोर्शन इधर बना दिया है, सही है ना। तो ये एक इनफाइनाइट शीट है और इसके चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि चार्जेस इक्वली बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी को डिस्कस करते हैं। तो कंसीडर a plane sheet of infinite extent on which positive charges are uniformly distributed। हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है, क्या है, जो इंफिनिटी तक एक्सटेंड हुआ है। सपोज हमने इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल्ड किया है। सिंस चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। अब एक यूनिट एरिया पर जितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होती है उसे क्या कहते हैं, सिंपली चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और ये चार्ज डेंसिटी हमें बताता है कि किसी जगह पर चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट है या किसी जगह में चार्जेस कम डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय A। Q यहाँ पर क्या है, इस शीट पर चार्जेस है, A क्या है, एक यूनिट एरिया है। तो इसको रीअरेंज करने से Q इज इक्वल टू सिग्मा A हो गया, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट द पॉइंट P क्लोज टू द शीट। अब हम ना इस शीट के नजदीक किसी भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट में, सही है ना, सपोज हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया है इस शीट के नजदीक। सपोज ये पेज हमारे पास वो शीट है, सही है ना, इसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये एक इनफाइनाइट शीट है। हम इससे दूर कहीं भी एक पॉइंट, सपोज इस पॉइंट में, ये तकरीबन इधर है, इस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सपोज इस पॉइंट में हम कोई भी पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, पॉइंट इधर एक पॉइंट हो गया P। इस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस in the form of cylinder having cross sectional area A। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें करना था कि गॉसियन सरफेस ड्रा करना था, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर सरफेसेस ओपन हो, फॉर एग्जांपल इस केस में एक इनफाइनाइट शीट है, इसमें आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट हमें क्या करना होगा, एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रा करना होगा जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। पहले यहाँ पर एक पॉइंट था, फिर हम इस पॉइंट के नजदीक एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया, लेकिन इस बार हमने इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ड्रा कर लिया। सिलेंडर भी क्या होता है, क्लोज शेप होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने इसमें सिलेंडर क्यों सिलेक्ट कर लिया, स्फीयर क्यों सिलेक्ट नहीं किया, या कोई और शेप, कर्व शेप वगैरह क्यों सिलेक्ट नहीं किया। इसकी वजह ये है ना कि इस सिलेंडर की वजह से हमारा कैलकुलेशन इजी बनता है, हम आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वजह से हमने ये शेप सिलेंडर लिया है, जो आगे कैलकुलेशन में आपको मजीद क्लियर होगा। The electric field intensity E is perpendicular to the end faces and parallel to the curved face of the cylinder। अब देख ले, ये वो इनफाइनाइट शीट है, ये एक सिलेंडर जिसको हमने ऐसा सिलेक्ट कर लिया, जो इसके सेंटर से पास होके जा रहा है। अब देख ले, इस केस में
इधर से चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आ रहे हैं, सही है ना, इससे बाहर आ रहे हैं। तो हमने इसको ऐसे रखा, तो इसके 3 फेसेस बनते हैं। अब इस सिलेंडर के 3 फेसेस बनते हैं, एक ये फेस फ्लैट फेस, एक ये फेस ये भी फ्लैट फेस, लेकिन एक ये कर्व फेस, सही है ना, कर्व फेस। अब इस फ्लैट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे है, पैरेलल है, लेकिन इस कर्व शेप में क्या है, एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है ना, और ये सिलेंडर ऐसा पड़ा है इसमें। तो हमें पता है किसी भी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा है 90 का एंगल है। तो अभी देख ले कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल कितना है, 90 है, यानी कि परपेंडिकुलर है। अभी तक हमने 2 बातें क्लियर कर ली कि इन फ्लैट सरफेसेस में यानी सिलेंडर के एंड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर एक दूसरे के लिए पैरेलल है, और इस कर्व सरफेस में वो एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है। तो इस बात को आगे ले जाते हैं। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनिशंस, फ्लक्स को हमने इस तरह डिफाइन किया था, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब हम अगर इस डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E A cos ऑफ थीटा, क्योंकि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं उधर cos थीटा लगाते हैं। आप देख ले इस पॉइंट में P1 में पहले इस फ्लैट सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, इसी को यूज कर लिया, E A cos ऑफ थीटा के बराबर। और अभी हमें पता हो गया इसमें थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर एक दूसरे के लिए पैरेलल है। तो हमने वही इधर पुट कर दिया, E A cos 0 हो गया। अब हमें पता है cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो फ्लक्स 1 की वैल्यू हमारे पास E A आ गया, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। सिमिलरली फ्लैट सरफेस 2 के लिए, इस 1 के लिए सिलेंडर के इस एंड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर एक दूसरे के लिए पैरेलल है, अगेन थीटा 0 है, cos 0 1 के बराबर होता है, तो हमें ये किसके बराबर हो गया, E A के बराबर हो गया, जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। लेकिन इस कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर थे, तो इसी वजह से फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos थीटा। इस बार थीटा की वैल्यू 90 है और cos 90 0 के बराबर है, तो फ्लक्स 3 हमारे पास 0 आ गया। अब देख लें एक पूरा टर्म हमारे पास 0 हो गया, कैलकुलेशन इजी होता है कि नहीं, इसी वजह से हमने शेप सिलिंड्रिकल चूज की थी ताकि कैलकुलेशन इजी हो। देख ले एक पूरा टर्म 0 हो गया। अब अगर हम टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से फाइंड आउट कर ले तो वो कितना बनता है, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। इक्वेशन 2 में फ्लक्स 1 की वैल्यू हमारे पास है E A, इक्वेशन 3 में फ्लक्स 2 की वैल्यू हमारे पास है E A, और फ्लक्स 3 हमारे पास 0 है। इनको ऐड करने से टोटल फ्लक्स हमारे पास आ गया 2 E A, जिसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ किसके बराबर था, सिंपली गॉस लॉ की स्टेटमेंट ये थी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught टाइम टू द टोटल चार्ज enclosed by that surface। तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने इक्वेशन 5 का नाम दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने डिस्कस किया था कि चार्ज डेंसिटी किसके बराबर था, चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर था। इसको रीअरेंज करने से हमारे पास आ गया था चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A। अब इसको इक्वेशन 5 में रखने से हमारे पास किसके बराबर हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू, ये चार्ज की वैल्यू हमने इसमें रखा, तो ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गया। अब इक्वेशन 4 में भी हमने फ्लक्स फाइंड आउट की थी, इक्वेशन 6 में भी हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गया, दोनों फ्लक्स की वैल्यू है, तो इसी वजह से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। 2EA is equal to sigma A by epsilon naught। तो इधर से क्या हो गया,
एक के साथ कैंसिल आउट हो गया, इसको रीअरेंज करने से हमारे पास E इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, E is equal to sigma by 2 epsilon naught into RK। यहाँ RK क्या है, एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दैट शीट। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए। आज के लेक्चर से इतना ही। अगले लेक्चर में हम गॉस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। काइंडली subscribe and share my YouTube channel.